हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ मीन्स 450 प्लस। आज हम लोग देखेंगे जो टॉपिक अभी करंटली न्यूज़ में बना हुआ है पिछले एक हफ्ते से, दैट इज उल्फा पीस अकॉर्ड। ओके, तो इसको थॉरोली जानेंगे बिकॉज प्रीलिम्स में आने के काफी चांसेस रहते हैं नॉर्थ ईस्ट से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज होती हैं। तो देखिए, पहले उल्फा से रिलेटेड और इस अकॉर्ड से रिलेटेड एक बात क्लियरली समझ लीजिए, दैट उल्फा एज अ ऑर्गेनाइजेशन इसने पूरा ज्वाइन नहीं किया है। इसमें दो फैक्शंस हैं। वन फैक्शन इज लेड बाय अरविंद राजखोवा। ये वो फैक्शन है जिसने टॉक्स की हैं, ठीक है, जो नेगोशिएशन कर रहा था और जिसने ये अकॉर्ड साइन किया है। बट इसी उल्फा का एक दूसरा फैक्शन है जो अपने आप को कहता है उल्फा वन। ठीक है, उल्फा वन विच वॉज लेड बाय परेश बारुआ। राइट, इट हैज नॉट ज्वाइन द टॉक्स। तो इसी से आपका पहला चैलेंज निकल के आ जाता है इस अकॉर्ड में कि चैलेंज ये बनता है कि पूरा इनके जो फैक्शन है अलग अलग, इस ऑर्गेनाइजेशन के जो अलग अलग फैक्शन है, ये सभी अभी भी नेगोशिएटिंग टेबल पर नहीं आए हैं। क्लियर? दैट इज योर फर्स्ट चैलेंज इटसेल्फ। तो चलिए इस न्यूज को थोड़ा डिटेल में एनालाइज करते हैं। ठीक है, पहले कि इसके प्रोविजंस क्या है इस अकॉर्ड में, उसके बाद हम देखेंगे उल्फा की हिस्ट्री, ठीक है, उसके एम्स, ऑब्जेक्टिव, अप्रोच। देन हम देखेंगे रीजंस क्या है असम में इंसर्जेंसी बढ़ने के। ऑलराइट, क्योंकि 1970s तक तो सब कुछ ठीक था, फिर उसके बाद ऐसा क्या हुआ है कि इंसर्जेंसी बढ़ गई है। और उसी से रिलेटेड हम देखेंगे कि ये जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया है जिसके रूल्स अब गवर्नमेंट फ्रेम करने जा रही है, इसका असम में और त्रिपुरा में, इन दो स्टेट में इतना ज्यादा विरोध क्यों हो रहा है। इसके बाद हम देखेंगे इस अकॉर्ड की जरूरत क्या थी। देन वी विल सी दी चैलेंजेस, इस अकॉर्ड को इंप्लीमेंट करने में चैलेंजेस क्या आएंगे और फर्दर स्टेप्स क्या लिए जा सकते हैं इसे और बेटर बनाने के लिए। ऑलराइट, तो ये सभी डायमेंशंस हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले प्रोविजन क्या है इस अकॉर्ड की। देखिए, यहां पर पहले तो अश्योरेंस दिया गया है कि गवर्नमेंट ने प्लेज किया है दैट एन इन्वेस्टमेंट ऑफ रुपीज 1.5 लाख करोड़ विल बी ब्रॉट टू असम। ओके, क्योंकि कहीं ना कहीं वो मानते हैं कि हमारा जो डेवलपमेंट है वो उतना अच्छा नहीं हुआ है, कहीं ना कहीं हमें एक डंप यार्ड की तरह ट्रीट किया गया है। बांग्लादेश से माइग्रेंट्स आ गए, बंगाल से माइग्रेंट लेबरर्स आ गए, सब जाके असम में सेटल होने लगे। क्यों? क्योंकि वहां पे पॉपुलेशन डेंसिटी कम थी, ठीक है, बंगाल में बहुत ज्यादा है, तो लोग उधर माइग्रेट करके जाने लगे। तो उनको हमेशा से ये लगा कि कहीं ना कहीं हमारी जो आइडेंटिटी है, द इंडिजिनस आसमीस आइडेंटिटी, ओके, इनकी जो इंडिजिनस आसमीस आइडेंटिटी है उसको एक थ्रेट डेवलप होना शुरू हो गया ड्यू टू इन्फ्लक्स ऑफ मोस्टली मोस्टली बंगाली स्पीकिंग पॉपुलेशन। राइट, ये माना जाता है कि असम में अगर 3 करोड़ पॉपुलेशन है तो उसमें से 2 करोड़ लोग नॉन इंडिजिनस हैं। ठीक है, बंगाली स्पीकिंग पॉपुलेशन है या दूसरी जगहों से माइग्रेट करके आए हुए लोग हैं, बट जो इंडिजिनस असम है वो अपने खुद के स्टेट में ही माइनॉरिटी की तरह फील करते हैं। राइट, तो सबसे पहले तो इनको अलग अलग इनकी सोशियो डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इस तरह के लिए, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर बनाने के लिए, यहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए, इसके लिए 1.5 लाख करोड़ तक का एक इन्वेस्टमेंट पैकेज दिया जाएगा। ओके, दैट इज वन थिंग। और याद कीजिए इसी के लिए एक अलग से स्कीम भी लेकर आई थी गवर्नमेंट, पीएम डिवाइन, ओके, डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, पूरे नॉर्थ ईस्टर्न रीजन की थी एंड मेजोरिटी फोकस विल बी ऑन असम। और इसलिए आपने देखा होगा कि अधिकतर खासकर ये जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है इसके आने के बाद नॉर्थ ईस्ट में जो प्रोजेक्ट्स थे, जैसे ब्रिज के प्रोजेक्ट्स खासकर, ओके, रिवर क्रॉस करने वाले, धोला सादिया ब्रिज एंड सो ऑन, इस तरह के प्रोजेक्ट्स बहुत तेजी से इंप्लीमेंट हुए हैं। सो हम कह सकते हैं कि पिछले 9 साल में अगर इस गवर्नमेंट की एक अचीवमेंट लिखी जाए तो नॉर्थ ईस्ट का जो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको काफी बूस्ट दिया है इस गवर्नमेंट ने। राइट, और साथ में हम लोगों ने एक और गोल रखा था कि जो पूरा नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है इसे हम लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंडर में लेकर आएंगे। राइट, दूसरा, इन लोगों को हमेशा से ये लगता है कि हमारे जो रिसोर्सेस हैं लाइक ऑयल, ओके, लाइक कोल, तो हमारे जो रिसोर्सेस हैं ये सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सप्लॉइट करती है बट उतना रिटर्न असम को मिलता नहीं है। दैट मीन्स दैट बाहर से आई हुई कंपनीज हमारे रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट कर रही हैं, बट उसका जो डेवलपमेंट बेनिफिट है वो असम के लोगों तक नहीं पहुंच रहा है। ठीक है, जैसे आप जानते होंगे बिहार में एक रिफाइनरी है,
आई डोंट रिमेम्बर इट्स नेम। ओके, वहां रिफाइनरी में पूरा जो ऑयल आता है वो असम के तेजपुर से आता है। ठीक है, तो एम्प्लॉयमेंट मिलेगा बिहार में, ठीक है, रेवेन्यू आएगा बिहार की गवर्नमेंट के पास, बट पूरा ऑयल निकल कहां से रहा है, वो असम से निकल रहा है। ओके, तो इस तरह की जो उनकी ग्रीवांसेस थे उन सबको एड्रेस करने के लिए एक इन्वेस्टमेंट प्रॉमिस किया गया है कि आपकी डेवलपमेंट सोशियो इकोनॉमिक एंड फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर फोकस किया जाएगा। सेकंड, अब जैसे मैंने आपको बताया कि 3 करोड़ में से करीब 2 करोड़ लोग ऐसे हैं जो इंडिजिनसली आसमीस नहीं है। ओके, तो इनको हमेशा से रखा था कि लगता है कि पॉलिटिकल माइनॉरिटी बन जाएंगे हम लोग, तो इसी के लिए इनके लिए रिजर्वेशन दिया गया कि दैट आउट ऑफ 126 सीट्स असम में, आउट ऑफ 126 सीट्स 97 सीट्स विल बी रिजर्व फॉर इंडिजिनस पीपल, रिजर्व फॉर इंडिजिनस पीपल। ठीक है, और सिर्फ इतना ही नहीं, अभी आप पिछले कुछ टाइम से हम लोग न्यूज में देख रहे हैं हम लोग कि असम में डिलिमिटेशन चल रहा है, डिलिमिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसी। तो उसी में प्रॉमिस किया गया है कि 7 सीट्स रिजर्व की जाएंगी फॉर इंडिजिनस पॉपुलेशन, एज वेल एज कि फ्यूचर में भी जो डिलिमिटेशन होंगे तब भी इस चीज को मेंटेन किया जाएगा। क्योंकि इसके कंटिन्यूएशन जिस प्रिंसिपल पे ये डिवीजन किया गया है, ये सेम प्रिंसिपल्स आगे भी फॉलो किए जाएंगे, राइट। और फिर गवर्नमेंट को क्या अश्योरेंस मिला है इस उल्फा ग्रुप की साइड से, तो उन्होंने कहा है ओके हम लोग नॉन वायलेंस की तरफ जाएंगे, ओके वी विल रिनाउंस वायलेंस, वी विल डिसआर्म आवरसेल्फ, वी विल डिसबैंड आवर कैंप्स एंड वट एवर ट्रेनिंग जो भी उन लोगों ने बना रखी थी अपने लिए। ओके, एंड उसके बाद दे विल शिफ्ट टुवर्ड्स नॉन वायलेंट डेमोक्रेटिक मेन स्ट्रीम, राइट। तो ये 3 मेजर प्रोविजंस हैं इस पीस अकॉर्ड के, याद रहेगा। अब ये सारे प्रोविजन टाइमली इंप्लीमेंट हो पाए उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रॉमिस किया है कि हम लोग एक कमिटी को सेटअप करेंगे, ओके, जो मॉनिटर करेगी कि ये जो साइन हुआ अकॉर्ड, इसके जो भी प्रोविजंस पे एग्री किया है उनको सही तरीके से टाइम बाउंड मैनर में इंप्लीमेंट किया जाए। क्लियर, तो ये है आपकी न्यूज जो पिछले एक हफ्ते से न्यूज़पेपर में बार बार रिपीट हो रही है। चलिए, अब हम लोग देख लेते हैं उल्फा की हिस्ट्री कि आखिर ये है क्या। सी हुआ क्या कि हमें पता है दिसंबर 1971, ठीक है, ये वो बांग्लादेश लिबरेशन वॉर थी। क्लियर, और दिसंबर से पहले मार्च 1971 में वहां पर बांग्लादेश में, यानी कि उस वक्त ईस्ट पाकिस्तान कहलाता था, वहां पर पाकिस्तानी आर्मी ने काफी हैवी ब्रुटल वायलेशन शुरू करे, और मार्च से लेके ये जो दिसंबर का ड्यूरेशन था, इस 6 महीने में काफी सारे बांग्लादेश लोग जिनका वहां पे प्रोसिक्यूशन होने शुरू हो गया था, वो लोग माइग्रेट करके असम की तरफ आ गए। यानी कि ये जो डेट है मार्च से लेके दिसंबर 1971, इसके बीच में लाखों लोग बांग्लादेश से इंडिया की तरफ स्पेशली असम में आ गए। ठीक है, तो अब असम को कहीं ना कहीं लगने लगा था कि अगर इस तरीके से, और ये बांग्लादेश से जो है वो भी बंगाली स्पीकिंग पॉपुलेशन ही थे, उनमें से लाखों तो गए भी नहीं वापस ऑब्वियसली, बट करीब माना जाता है कि ऑलमोस्ट करीब करीब 1 करोड़ लोग इस तरफ शिफ्ट होके आ गए थे, और इंडिया वो बर्डन बियर नहीं कर पा रहा था। वो भी एक रीजन था कि हम लोग वॉर के लिए क्यों गए, बांग्लादेश को लिबरेट कराना, पाकिस्तान को डिवाइड करना वो अलग बात है, बट जिस लेवल का माइग्रेशन हो रहा था ना इंडिया की तरफ, वो बियर करना भी इंडिया की कैपेसिटी से बाहर था। ठीक है, नाउ जब ये इतने ज्यादा आउटसाइडर्स माइग्रेट होके आने लगे, तो यहां पर एक ऑर्गेनाइजेशन बना, दैट इज ऑल असम स्टूडेंट यूनियन। इसने प्रोटेस्ट करना शुरू किया इस चीज के अगेंस्ट, इसने कहना शुरू किया कि नहीं ये गलत हो रहा है, हम इसके बिल्कुल अगेंस्ट है, और इनका एजिटेशन बाय 1979 और बढ़ता चला गया। ठीक है, प्रोटेस्ट सेंटर के अगेंस्ट कि सेंटर हमारी अनदेखी कर रहा है, वो हमारी प्रॉब्लम्स को समझ नहीं रहा है, क्योंकि बॉर्डर सिक्योरिटी मैनेजमेंट ये तो वही कर सकता है ना, सेंटर ही, स्टेट गवर्नमेंट तो कर नहीं सकती, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट ये हैंडल कर नहीं पा रही थी, और यहाँ की जो पब्लिक थी वो कहीं ना कहीं अब एग्रेसिव होना शुरू हो गई थी। नाउ फिर क्या हुआ कि एक असम अकॉर्ड साइन किया गया सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ, और उस असम अकॉर्ड में गवर्नमेंट ने प्रॉमिस किया कि मार्च 1971, इससे पहले पहले से जो लोग थे असम में वही लोग यहाँ के सिटीजन माने जाएंगे, यानी यहाँ के आप कह लीजिए वोटर्स माने जाएंगे। इस मार्च 71 के बाद जितने भी लोग असम में आए हैं, ठीक है, वो यहाँ के इंडिजिनस नहीं माने जाएंगे और उनको वापस भेजा जाएगा।
क्लियर, यहां तक स्टोरी समझ में आई? तो ये असम अकॉर्ड साइन हुआ यहां पे, बट तब तक इस आंसू में से एक आर्म्ड विंग निकल चुका था, दैट इज उल्फा, जो कहता था कि छोड़िए ये सब फालतू बकवास, हम बनाएंगे असम को एक अलग ही कंट्री। ठीक है, हमें चाहिए एक सेपरेट नेशन। ओके, फुली फुली एकदम इंडिपेंडेंट एंड सॉवरेन। ओके, और इसको अचीव करने के लिए ये क्या तरीका यूज करेंगे? ये तरीका यूज करेंगे वायलेंस का। राइट, मतलब अपनी खुद की आर्मी बनाएंगे और इंडियन यूनियन से अलग होना चाहते हैं हम लोग, एंड वी वांट टू मेक असम एज अ सॉवरेन। ओके, तो आपको यहां तक की अगर स्टोरी समझ में आई है, तो अब हम आ जाते हैं कि फिर उल्फा बनने के बाद इसके ऑब्जेक्टिव, स्ट्रेटेजीज वगैरह क्या थी। चलिए, नाउ फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव था टू एस्टैब्लिश ए सॉवरेन एंड इंडिपेंडेंट असम स्टेट, नॉट स्टेट बट एक नेशन। ओके, सेपरेट कंट्री बनानी थी इंडियन यूनियन से बाहर की। क्लियर, दैट इज ये उनका ऑब्जेक्टिव था। अप्रोच, देखिए इनिशियली तो इन्होंने अप्रोच ही लिया था कि हम नीडी लोगों की मदद करेंगे, ठीक है, अपने लोगों की, उनको समझाएंगे, ठीक है, उनकी मदद करेंगे। बट धीरे धीरे ये और वायलेंट होते चलेगा, और ये होता है, कोई रॉबिनहुड जैसी चीजें रियल में नहीं होती हैं। कोई पहले मदद करने में शुरू करेगा, सिंपैथी गेन करेगा, अपनी आर्मी तैयार करेगा, लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, लेकिन जब एक बार हथियार हाथ में आ जाता है ना, और इंसान बेकाबू होता है, तब वो फिर आप ही को परेशान करना शुरू कर देता है। फिर ये मूवमेंट वायलेंट होती चली गई, ये लोग किडनैपिंग करने लगे, ठीक है, अमीर लोगों के बच्चों को, फैमिलीज को एक्सटॉर्शन करने लगे, एक्सटॉर्शन, एग्जीक्यूशन, बॉम्बिंग और इस तरह की चीजें इन्होंने शुरू कर दी। अर्ली लीडरशिप जो थी इसकी, वो मेनली हाथ में थी बुरागोहेन के, बुरगोहेन, और साथ में ये दोनों थे जिनके साथ अभी डील चल रही है, दैट इज दिस अरविंद राजखोवा एंड परेश बारवा। ठीक है, परेश बारवा है जो डील नहीं करना चाहता, ठीक है, ये टेबल पे नहीं आ रहा है नेगोशिएटिंग। ठीक है, तो इनका एक जो फैक्शन है वो अभी भी इस पूरे पीस टॉक से बाहर है। नाउ इंटरनेशनल प्रेजेंस की बात करें, तो इन लोगों ने कैंप सेटअप करना शुरू कर दिया अलग अलग जगह, स्पेशली म्यांमार में। म्यांमार से इनको हथियार मिलने लगे, वहां पे ये अपने कैंप बनाने लगे, और ये सिक्योरिटी अपनी जो ट्रेनिंग वगैरह करने हैं वो सब मिलना शुरू हो गई। ठीक है, कैंप साथ में बांग्लादेश में बनाने लगे, ऊपर चाइना की तरफ, भूटान, नेपाल एंड सो ऑन। तो इनको कहीं ना कहीं आउटसाइड इंडिया भी हेल्प मिलना शुरू हो गई। इसलिए हम लोग कहते हैं कि हमें बांग्लादेश और म्यांमार से अच्छे रिलेशन बनाने की इसलिए भी जरूरत है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में ये जो इंसर्जेंट्स ग्रुप है ना, उनको सेफ हेवन ना मिल पाए इन कंट्रीज में, नेबरिंग कंट्रीज। वरना होता क्या, आएंगे इंडिया में अटैक किया, बॉम्ब ब्लास्ट किया और भाग गए वापस से कंट्री के बाहर, ठीक है, दूसरी कंट्री में। इसलिए आपने सुना होगा कि एक बार म्यांमार में घुसकर भी इंडिया ने सर्जिकल स्ट्राइक की थी, राइट। और अभी परसों ही कल मैंने आपको न्यूज में बताया था कि म्यांमार के साथ जो हमारी एक एग्रीमेंट है कि 16 किलोमीटर तक हम लोग फ्री पैसेज देते हैं एक दूसरे के सिटीजन्स को, क्योंकि उनके एथनिक टाइज है, तो ये गवर्नमेंट अब बंद करने जा रही है, राइट, कि ताकि ये इंटरनेशनल सपोर्ट भी ना मिल पाए इनको। अब उसके बाद क्या हुआ कि 1990s तक आते आते 1990 तक ये मूवमेंट ज्यादा स्प्रेड होने लगी। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा नहीं, अब थोड़ा ज्यादा हो रहा है, तो सबसे पहले इन्होंने इसको बैन किया, इस ऑर्गेनाइजेशन को। इट वॉज डिक्लेयर्ड एज टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, ओके, एंड गवर्नमेंट ने लॉन्च किया इनके अगेंस्ट ऑपरेशन बजरंग, ऑपरेशन बजरंग, ताकि ये जो वायलेंस बढ़ता जा रहा है इसको टैकल किया जाए। ओके, और ये सब हो रहा है 1990 में। ठीक, करीब 1200 से ज्यादा उल्फा के जो इंसर्जेंट्स थे उनको अरेस्ट किया गया, पूरे असम को डिक्लेयर किया गया एज अ डिस्टर्ब्ड एरिया, डिस्टर्ब्ड एरिया। अब डिस्टर्ब्ड एरिया डिक्लेयर हो गया, तो ऑब्वियस ही बात है, आपको पता होगा अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। नेक्स्ट स्टेप होगा कि यहाँ पे आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट इंप्लीमेंट किया जाएगा। ओके, एंड जब भी ये एक्ट इंप्लीमेंट किया जाता है तो आर्मी को मिल जाती है पूरी पावर। ओके, उस पर रिस्ट्रिक्शंस बहुत कम हो जाती है, अगर गलती से उसके हाथों कोई किलिंग हो भी जाए इनोसेंट की, तो उसको पनिश नहीं किया जाता। तो ऐसे में फिर असम के लोगों के लिए अब यहाँ पर एक नया ग्रीवांस उभर के आ गया, दैट इज ह्यूमन राइट्स वायलेशन। ठीक है, वो कंप्लेन करने लगे कि हमारे साथ गलत हो रहा है, ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रहे हैं हमारे साथ। ओके, आर्मी अपनी पावर का मिसयूज कर रही है। क्लियर। अब देखिए ये जो अकॉर्ड हुआ है ना, ऐसा नहीं है कि ये ओवरनाइट हो गया या पहले नहीं था, ऐसा नहीं है। ये जो राजखोवा फैक्शन है,
दिस आस्क फॉर अफेक्शन। इसने पहले मनमोहन सिंह गवर्नमेंट के टाइम में 2011 में भी एक सीज फायर साइन किया था। ठीक है, सीज फायर कि हम आप पर अटैक नहीं करेंगे, आप हम पर अटैक नहीं करेंगे। ओके, तो ये प्रोसेस तब से चला आ रहा था और फाइनली अब 2024 में जाके इसका अकॉर्ड साइन हुआ है। 24 कह लीजिए, 23 कह लीजिए। क्लियर है, यहां तक की पूरी हिस्ट्री समझ में आई। तो अब समझ लेते हैं कि आपको रीजन तो मैंने सारे बता ही दिए ऑलमोस्ट। ठीक, यहाँ पे सिर्फ मैं, और देखिए प्लीज हैंड रिटन नोट्स बनाएंगे और इसी तरह के फ्लो चार्ट्स का यूज करेंगे आप, तभी रिवीजन बहुत इजी हो पाएगा। एंड देखिए ऐसे फैले फैले नोट्स नहीं बनाना, यहाँ तो मैं आपको समझाने के लिए इतना सब करके ला रहा हूँ। जितने नोट्स शॉर्ट और कंसाइज रखोगे ना, उतना बेटर रिवाइज कर पाओगे, और जितना ज्यादा रिवीजन होगा उतना बेटर आप वहां पर आंसर लिख पाओगे। क्लियर। चलिए, हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी कि ये सेपरेटिस्ट मूवमेंट क्यों शुरू हुई, क्योंकि उनको लगता है कि हिस्टोरिकली हमारे साथ इनजस्टिस हुई है। ठीक है? हमें एक डंप यार्ड की तरह यूज किया गया है, माइग्रेंट्स ज्यादा आ गए हमारे यहाँ, और हमारी जो इंडिजिनस आइडेंटिटी थी उसको एक थ्रेट लगने लगा। क्लियर। उसी तरीके से कल्चरल इंपीरियलिज्म, यहाँ पे वही बात आ जाती है, इन्फ्लक्स ऑफ माइग्रेंट। अब माइग्रेंट ज्यादा आ रहे हैं दूसरे कल्चर से, तो कहीं ना कहीं इनका जो इंडिजिनस कल्चर था आसमीस पीपल का, वो एक थ्रेट, उस पर एक थ्रेट आ गया। ठीक है, बंगाली स्पीकिंग पॉपुलेशन हद से ज्यादा आ गई, स्पेशली ड्यूरिंग बांग्लादेश लिबरेशन वॉर। ओके, तो उनको कहीं ना कहीं था कि हमारी जो इंडिजिनस आइडेंटिटी है, इंडिजिनस आइडेंटिटी उसके लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट था, और हम काफी टाइम तक सेंट्रल गवर्नमेंट को बोलते रहे, बट उसने हमारी प्रॉब्लम्स को सीरियसली नहीं लिया। एंड इवन बांग्लादेश वॉर ओवर होने के बाद भी कई लाखों लोग हैं जो वापस गए ही नहीं बांग्लादेश। राइट। अच्छा चलिए, इसी में आपको सीए का भी बता देता हूँ। उनका ये कहना है, चाहे कोई बांग्लादेश से आया हो या कहीं से आया हो, चाहे वो हिंदू हो कोई भी हो, बट असम में आप उसको क्यों जगह दे रहे हो? क्योंकि हमारा जो सीए अमेंडमेंट एक्ट आया वो क्या कहता है, एक्सेप्ट मुस्लिम, बाकी सारे रिलीजन के जो लोग अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश, इन तीन कंट्री से जितने भी नॉन मुस्लिम लोग आए उन सबको हम नागरिकता देंगे। अब बांग्लादेश से अधिकतर, चाहे हिंदू कह लो, क्रिश्चियन कह लो, कोई भी कह लो, ठीक है, वो सारे नॉन मुस्लिम बांग्लादेश से जो भी आए वो मोस्टली सेटल हुए असम में। अब उनको क्या मिल जाएगी, सिटीजनशिप। ठीक है। अब असम के इंडिजिनस लोगों का वही प्रॉब्लम है कि आप लोग जो आए हो, आप लोग मोस्टली बांग्लादेश से अगर आए तो आप तो बंगाली कल्चर को बिलोंग करते हो, तो आप असम में क्यों बस रहे हो? आप इंडिजिनस नहीं हो यहाँ के। ठीक है, तो सीएए का स्ट्रॉन्ग जो अपोजिशन हो रहा है असम में, उसका मेन रीजन यही है कि जो लोग माइग्रेंट होकर आए हैं, भले ही वो सारे नॉन मुस्लिम्स हैं, डजेंट मैटर उनके लिए, बट वो आसमीस नहीं है। क्लियर। तो वो एक रीजन है कि क्यों असम में और स्पेशली त्रिपुरा में इसका अपोजिशन काफी ज्यादा हो रहा है। इकोनॉमिक ग्रीवांसेस, तो देखिए फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर बहुत पुअर था। ठीक है, अभी पिछले कुछ टाइम में तो काफी इंप्रूवमेंट हुआ है, स्पेशली अंडर दिस गवर्नमेंट, थैंक्स टू स्कीम्स लाइक पीएम डिवाइन एंड परंपरागत कृषि योजना, क्योंकि उससे ऑर्गेनिक फार्मिंग को काफी प्रमोट किया गया है। और कोई भी इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं किया गया है यहाँ पे। आप कोल निकाल रहे हो वहां से, आप ऑयल भी निकाल रहे हो वहां से, लेकिन आप उसको रिफाइन करने के लिए कहाँ ले जा रहे हो, बिहार और बंगाल। ओके, तो आप रिफाइनरीज वहां लगा रहे हो, रोजगार वहां के लोगों को मिल रहा है, बट रिसोर्स असम का है। तो असम का मानना है कि हमारे यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं किया गया, इस वजह से हमारे यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा रही है। क्लियर। नेक्स्ट, कहीं ना कहीं इनको लगता है कि हमें थोड़ी ऑटोनॉमी चाहिए, हमें अपने रिसोर्सेज पे खुद का कंट्रोल चाहिए। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट माइन ऑक्शन कर देगी, बाहर से कंपनी आएगी, वो माइनिंग करना शुरू कर देगी और रिसोर्सेज एक्सप्लॉइट करेगी, बट उसका बेनिफिट यहाँ के असम के लोगों को नहीं मिलता है। सो दे वांटेड एन ऑटोनॉमी टू कंट्रोल ओवर देयर रिसोर्सेज। ठीक है, उन्हें अपनी जो इंडिजिनस पॉपुलेशन है, जो उनकी आइडेंटिटी, उस पर ज्यादा कंट्रोल चाहिए। ये कंट्रोल हर फॉर्म में, इकोनॉमिक फॉर्म में भी और पॉलिटिकल फॉर्म में भी, दे नीड सम सॉर्ट ऑफ ऑटोनॉमी। ठीक है, सेंटर का ज्यादा इंटरफेरेंस ना हो उनके स्टेट में। नेक्स्ट वॉज स्टेट रिप्रेशन। अब मैंने आपको बताया, जब आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट कहीं पे लगता है, देर इज हाई पॉसिबिलिटी कि यहां पर ह्यूमन राइट्स वायलेशंस के केसेस आएंगे। ठीक है, आसफा का मिसयूज होगा। ठीक है, कई बार आर्मी, जैसे आई थिंक मिजोरम में हुआ था, मिजोरम या नागालैंड में, कि एक जीप में उनको लगा कि ये इंसर्जेंट्स हैं, बट वो एक्चुअली लेबरर्स थे, एंड आई थिंक 10-11 मजदूर उसमें मारे गए थे आर्मी की फायरिंग में। राइट। और इसके साथ साथ ही एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स, क्या अरेस्ट किया और फिर अंदर कस्टडी में ही मार दिया।
ठीक है, क्योंकि इनको क्या लगता है कि यार ये इसको अरेस्ट करते हैं बार बार, ये फिर छूट जाता है कहीं ना कहीं से और ये फिर जाके वही सब करता है, तो ऐसे में आप एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग करते हो रादर देन उनको कोर्ट वगैरह ले जाने में। ओके, तो इस तरह की ये जो ग्रीवांसेस थे, इन्होंने इस इंसर्जेंसी को और ज्यादा राइज किया। ओके, फिर उनकी जो स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ आइडेंटिटी है, दैट इज उनकी लैंग्वेज के, उनका कल्चर या उनके जो भी सोशल नॉर्म्स वगैरह हैं, उन पे जो थ्रेट आया, उसकी वजह से भी इस मिलिटेंसी को और ज्यादा राइज मिला है। देन स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इनको काफी ज्यादा मिला आजू बाजू की कंट्रीज से, चाहे वो ट्रेनिंग देने में हो, इनके इनके जो लोग हैं उनको ट्रेनिंग देनी हो, ठीक है, या फिर वो अटैक करके भाग रहे हैं तो उनको रेफ्यूजी देने में हो। तो म्यांमार ने इसमें काफी कोऑपरेट किया शुरू में, जब उनके यहाँ मिलिट्री रूल था, फिर बाद में डेमोक्रेसी आ गई वापस और अब वापस मिलिट्री रूल आ गया। बट इसलिए हम लोगों ने, जब म्यांमार में मिलिट्री टेक ओवर हुआ ना, तो यूएसए और लगभग सभी कंट्रीज ने क्रिटिसाइज किया, बट इंडिया ने खुल के क्रिटिसाइज नहीं किया। ठीक है, इंडिया तो बनता है कि डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी इज वी आर मदर ऑफ डेमोक्रेसी। ओके, बट म्यांमार में जब भी मिलिट्री coup हुआ तो हम लोगों ने क्रिटिसाइज ना करने का एक रीजन यही था कि हम फिर से नहीं चाहते कि हमारी ये जो नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं, इनको म्यांमार हमसे नाराज होकर सपोर्ट करना शुरू कर दे। राइट, ये एक रीजन था, इस एक्सटर्नल सपोर्ट को अवॉइड करना चाहते थे हम, इसीलिए हमने म्यांमार में जब मिलिट्री coup हुआ तो उसको ज्यादा क्रिटिसाइज नहीं किया। क्लियर। अब देखिए, अब अगर आपको ये समझ में आ गया ना रीजन फॉर राइज, कि क्यों ये इंसर्जेंसी बढ़ी, तो वही पॉइंट सेम आपको यूज करने हैं इसमें कि नीड क्या है इस अकॉर्ड की। वही सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमें ये अकॉर्ड करना पड़ा। ओके, सबसे पहले डाइवर्स एथनो कल्चरल लैंडस्केप। अब देखिए, पूरा जो नॉर्थ ईस्ट है ना, काफी डाइवर्स है, अलग अलग एथनिसिटी के लोग हैं, अलग अलग लैंग्वेजेस है, अलग अलग उनके कल्चर है, सबको सेटिस्फाई करना पॉसिबल नहीं है। ओके, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो उनमें सभी हैं जो ऑटोनॉमी चाहते हैं विद इन असम। आपने सुना होगा एक ट्राइबल ग्रुप का नाम बोडो। ठीक है, ये अराउंड असम की 6% पॉपुलेशन काउंट होते हैं टोटल, दिस बोडो ट्राइब। एंड इनके साथ भी हमने एक अकॉर्ड साइन किया 2019 में, एक अकॉर्ड साइन किया, क्योंकि इनका भी एक अलग ही रीजन था कि असम के हार्डली 4 डिस्ट्रिक्ट है जहां पर ये मेजोरिटी में है। वहां पे इनका कहना था कि हमें असम के बाहर एक सेपरेट स्टेट चाहिए अपने लिए। अब अगर आप सभी के ग्रीवांसेस हैंडल करने जाओगे इस तरीके से तो वो तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो अब मैं आई एम सॉरी, मैं आपको साथ में ही थोड़ा सा बोडो अकॉर्ड जो है वो भी बता देता हूं ताकि ये टॉपिक अच्छे से कवर हो जाएगा। देखिए, बोडो अकॉर्ड, बोडो एक सिंगल लार्जेस्ट ट्राइबल ग्रुप है यहाँ का। ठीक है, करीब करीब असम की 5 to 6% पॉपुलेशन फॉर्म करता है ये। इनकी भी काफी टाइम से एक सेपरेटिस्ट डिमांड है कि वी वांट ए सेपरेट स्टेट कॉल्ड बोडोलैंड। ओके, तो हमने एक बोडोलैंड अकॉर्ड पहले 2003 में भी साइन किया था, जिसे हमने कहा कि हम आपको बीटीए बना के देते हैं, बोडोलैंड टेरिटोरियल, सॉरी बीटीए नहीं बीटीसी, बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल। ठीक है, अंडर 6th शेड्यूल, ताकि आपका एरिया सिर्फ आप ही का रहेगा, इसमें कोई बाहर वाला आके ओवर पावर आपको नहीं कर पाएगा। ठीक है, पॉपुलेशन वाइज। ठीक, 6th शेड्यूल आप पॉलिटी में पढ़ते ही हो। ओके, वो 4 स्टेट पे लागू होता है, एएमटीएम। ठीक है, ऐसे याद रखते हैं हम लोग। ठीक है, ए फॉर दिस असम। अब असम में सिर्फ 4 डिस्ट्रिक्ट ऐसी है जो इस बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल के अंडर में आती हैं, दैट इज कोकराझार, बक्सा, उदलगुरी एंड चिरांग। ओके, फिर इसको और ज्यादा एक्सपैंड किया गया और ज्यादा ऑटोनॉमी दी गई इनको, और फिर इन 4 डिस्ट्रिक्ट को मिला के हमने बनाया बोडोलैंड टेरिटोरियल एरिया डिस्ट्रिक्ट। राइट, यानी कि आप कह सकते हो कि एक स्टेट विद इन द स्टेट, असम के अंडर में ही इनके जो 4 डिस्ट्रिक्ट का ये जो रीजन है, इसको और ज्यादा ऑटोनॉमी दे दी गई। ओके, फिर अब उसके बाद भी जब नहीं माने तो फिर हम लोग को अल्टीमेटली इसके साथ क्या करना पड़ा, एक प्रॉपर बोडो अकॉर्ड साइन करना पड़ा। ठीक है, वहां के भी कुछ फैक्शन है, जैसे नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड है। ठीक है, उसने साइन किया एक ट्राइपेटाइट एग्रीमेंट विद सेंटर एज वेल एज विद असम स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, और यहां से पीस टॉक इनके साथ शुरू हुई हमारी। क्लियर। तो ये हो गई बात बोडोलैंड की। तो यहाँ पर बहुत डाइवर्स और एथनो कल्चरल लैंडस्केप है, तो सभी को ऑटोनॉमी चाहिए, जो कि पॉसिबल नहीं है इतनी
इजली सबको सबके एस्पिरेशंस और इनको सेटिस्फाई करना। क्लियर नाउ, तो एक कॉमन ऐसा अकॉर्ड तैयार करना विच शुड बी एक्सेप्टेबल बाय ऑल, सो दिस इज इटसेल्फ अ चैलेंज। और एक कॉमन रेजोल्यूशन जो सभी को एक्सेप्ट हो वो फाइंड करना इज नॉट इजी। तो हमने शुरुआत तो की है कि चलिए इस अकॉर्ड से शुरुआत तो करें, फिर देखते हैं इसमें और क्या, और साथ में कमेटी भी बनाएंगे जो अच्छे से मॉनिटर करेगी कि इसके जो भी टर्म्स एंड कंडीशन एग्री किया है दोनों साइड ने वो अच्छे से इंप्लीमेंट हो सके। ठीक है, अब एक रीजन है यहाँ की ज्योग्राफी। ठीक है, यहाँ की एक तो जो ज्योग्राफिकल टेरेन है वो बहुत डिफिकल्ट है। तो ऐसा नहीं है कि हम इनको सिर्फ सब्जुगेट कर सकते हैं हमेशा, कि आर्मी इनको मार सकती है, लड़ सकती है, कब तक फाइट करते रहोगे, क्योंकि यहाँ की जंगल ऐसे हैं, पहाड़ ऐसे हैं कि आप पूरे टाइम नहीं लड़ सकते। ये कोई ओपन बैटलफील्ड नहीं है जहाँ आर्मी आराम आराम से अपने पावर के दम पे जीत लेगी, नॉट पॉसिबल। ठीक है, टेरेन यहाँ की अलग है, डेंस फॉरेस्ट है यहाँ पे, छुप के अटैक करते हैं, गुरिल्ला वॉरफेयर एंड सो ऑन, और साथ में पोरस इंटरनेशनल बॉर्डर है, जैसे म्यांमार के साथ, राइट, नेपाल के साथ, भूटान के साथ। तो ये सारे रीजन बहुत मुश्किल कर देते हैं सिक्योरिटी फोर्स के लिए कि आप एक फाइनल आउटकम दीजिए। ठीक है, नॉट पॉसिबल, क्योंकि फिर उसमें कई बार सिविलियंस मारे जाएंगे, फिर वही सब बातें आ जाएंगी, ह्यूमन राइट्स वायलेशन, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग एंड सो ऑन। अब इनके अगर हिस्टोरिकल ग्रीवांसेस देखेंगे ना, तो कुछ हिस्टोरिकल ग्रीवांसेस जेन्युइन भी है। पहला कि यहाँ के इनके जो लैंड राइट्स थे उसका काफी वायलेशन हुआ है, आउटसाइडर्स ने आके लैंड राइट्स पे कब्जा किया, कई बार सेंटर ने वहां पे रिस्ट्रिक्शन लगा दी। ठीक है, कि ये नेशनल पार्क है, इसमें नहीं जाओगे, ये काम नहीं करोगे, ये कलेक्ट नहीं करोगे, आप वाइल्ड से जिनको हम कहते हैं जड़ी बूटियां, ठीक है, उस टाइप की मेडिसिनल प्लांट्स को आप यूज नहीं कर सकते। तो उनकी जो लाइफस्टाइल थी पूरी वो डिस्टर्ब करी है, जो फॉरेस्ट लॉस वगैरह बने। ठीक है, उनकी ऑटोनमी जो हुआ करती थी ट्राइबल्स की, वो उस पे आपने रिस्ट्रिक्शंस लगा दी, इस वजह से वो ग्रीवांसेस इंसर्जेंसी को फ्यूल करते चले गए। राइट, फिर वो सारे पॉइंट्स आप इसमें सकते हो कि डेवलपमेंट नहीं है, रिसोर्सेज का एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, युवाओं के पास जॉब नहीं है, अनएम्प्लॉयड है, तो वो कहाँ अट्रैक्ट होंगे, उन थॉट्स की तरफ अट्रैक्ट होंगे ना कि यार देखिए ये लोग हमारे रिसोर्सेज ले रहे हैं लेकिन हमें डेवलपमेंट नहीं दे रहे हैं, तो हमें खुद अपना अलग बनाना चाहिए स्टेट। क्लियर नाउ, अब सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट डेफिसिट, तो हाँ, चाहे वो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हो या सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर हो, दोनों में डेफिसिट रहा है, और सिर्फ असम ही नहीं, पूरे नॉर्थ ईस्ट। तो मैं यहाँ पे आपके साथ जो पॉइंट्स डिस्कस कर रहा हूँ ना, वो आपके पूरे नॉर्थ ईस्ट पर भी लागू होते हैं एक्जैक्टली। सो आफ्टर कमिंग ऑफ दिस मोदी गवर्नमेंट, एक चीज बहुत अच्छी हुई है कि नॉर्थ ईस्ट में इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत पुश दिया गया है। राइट, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, एग्जाम्पल धौला सादिया ब्रिज, ओके, उसके अलावा एजुकेशन को एम्फेसाइज किया गया। हमने कोशिश ये की कि यहाँ पर ना इस पूरे रीजन में, नॉर्थ ईस्ट में, इंग्लिश स्पीकिंग पॉपुलेशन बहुत है, तो हमारी कोशिश ये है कि बीपीओ इंडस्ट्री जो है उसको यहाँ पे ज्यादा डेवलप किया जाए, क्योंकि इंग्लिश स्पीकिंग पॉपुलेशन है। राइट, हेल्थ केयर में हम लोगों ने काफी सारे एम्स भी अनाउंस करें अलग अलग स्टेट में नॉर्थ ईस्ट के, और जितना हो सके एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को बढ़ाया जाए, ताकि वो जो एक फीलिंग ऑफ मार्जिनलाइजेशन है ना यहाँ के युवाओं में, कि हमें मार्जिनलाइज करके रखा गया है, काइंड ऑफ सेकेंडरी सिटीजन। ओके, तो इस मार्जिनलाइजेशन की जो फीलिंग है उसको काउंटर किया जा सके। राइट, और अगर आप सामने वाले को काम दे देते हो, उसके पास अच्छी जॉब है, वो एक सेल्फ कॉन्फिडेंट फील करता है, उसकी मेरा कोई मार्जिनलाइजेशन नहीं है, आई एम इक्वल सिटीजन ऑफ दिस कंट्री। ओके, तो फिर ये चीजें मुश्किल कर देती हैं उन इंसर्जेंट्स के लिए न्यू रिक्रूट फाइंड करना। ठीक है, नो वन इज इंटरेस्टेड टू फाइट विद यू नाउ। ऑलराइट, इसके अलावा अब प्रॉब्लम ये है कि एक ग्रुप के साथ आप अकॉर्ड साइन कीजिए लेकिन दूसरा ग्रुप नहीं मान रहा है। जैसे मैंने ऊपर देखा, परेश बरुआ का जो फैक्शन है वो अभी इसमें साथ नहीं है। ऑलराइट, तो इनकी खुद की, ये जो इंसर्जेंट ग्रुप है, इनकी खुद की आइडियोलॉजीज वेरी करती हैं, अलग अलग आइडियोलॉजीज हैं, सबके ऑब्जेक्टिव्स अलग अलग हैं, उनका टेरिटोरियल इन्फ्लुएंस अलग है। एक फैक्शन होगा या एक ऑर्गेनाइजेशन होगा, उसका इस टेरिटरी में दबदबा चलता है, दूसरे का दूसरी टेरिटरी में इन्फ्लुएंस चलता है, तो फिर मुश्किल हो जाता है कि उस अकॉर्ड को हम पीसफुली इंप्लीमेंट कर पाए। ठीक है, तो वो जो पीस बिल्डिंग हमारा जो गोल है वो ठीक से हो नहीं पाता है। राइट, तो हमने कोशिश की है कि इस अकॉर्ड को वहां पे जो भी फैक्शंस हैं वो सब इसको एग्री करें। राइट, लास्टली सिक्योरिटी कंसर्न प्लस ह्यूमन राइट्स। तो अब देखिए, इसमें एक बैलेंस बना पाना बहुत मुश्किल है। ठीक है, क्योंकि देखिए जहां भी गोलीबारी होगी उसमें ह्यूमन राइट्स वायलेशन होने के चांसेस हमेशा बढ़ जाते हैं। इट्स नॉट पॉसिबल कि आप बिना किसी कोलेटरल डैमेज के कोई जंग जीत लो। क्लियर,
उसके बाद एक्सटर्नल सपोर्ट एंड इन्फ्लुएंस की बात करें तो वो वही म्यांमार और बांग्लादेश वाला आप कोट कर सकते हैं, ठीक है। इवन बांग्लादेश में हमारा पता है हमेशा प्रेफरेंस यही रहा है कि वहां पर जब शेख हसीना गवर्नमेंट रहती है ना, वो प्रो इंडियन है थोड़ी सी, वो इन इंसर्जेंट्स को बर्दाश्त नहीं करती, वो अपने यहाँ से निकाल देती है। लेकिन एक खालिदा जिया वाली एक पार्टी है वहां पर, ये पार्टी जब भी पावर में आती है ना, तब ये बहुत सपोर्ट करते हैं इन इंसर्जेंट्स को इंडिया में प्रॉब्लम करने के लिए, राइट। चलिए, तो हमने अकॉर्ड की नीड देख ली, अब हम आ जाते हैं चैलेंजेस पे। तो अभी तक आप काफी सारे चैलेंजेस खुद से समझ गए होंगे। दैट सबसे पहला सबसे पहला कि यहां पर ऑलरेडी काफी सारी पॉलिटिकल एंड सोशल कॉम्प्लेक्सिटीज हैं। बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। तो उसकी उस बीच इस अकॉर्ड को इंप्लीमेंट कर पाना अपने आप में एक चैलेंज होगा। मतलब आप चाहे जितना भी डेवलपमेंट वगैरह दे दीजिए, लेकिन वहाँ की इतनी डाइवर्सिटी है वहाँ पर कि सभी सोशल ग्रुप्स के एस्पिरेशंस को सेटिस्फाई करना अपने आप में एक चैलेंज रहेगा। दूसरा कि इनकी जो ग्रीवांसेस हैं वो काफी डीप रूटेड हैं। अब जैसे जब वो सीए के टाइम पर बताया गया था, पेपर्स वगैरह सब लाने थे, तो 19 लाख लोग ऐसे निकले थे जिनके पास ऐसे डॉक्यूमेंट्स थे ही नहीं कि वो यहाँ के रेसिडेंट्स हैं, राइट। तो अब ऐसा तो नहीं है। और उसमें फिर बांग्लादेश से जब पूछा गया कि इंडिया में ऐसा चल रहा है, तो उन्होंने कहा वो उनका इंटरनल मैटर है, हमें कोई मतलब नहीं कि ये 19 लाख लोग आपके सिटीजन है या नहीं है, ठीक है। बांग्लादेश किसी को वापस लेने वाला नहीं है। और ये अधिकतर वही है जो लिबरेशन वॉर के टाइम यहाँ पर आए होंगे, ओके। तो एक तो इनका ये ग्रीवांसेस है कि हमारी खुद की जो आइडेंटिटी है, ठीक है, वो मार्जिनलाइज की जा रही है बाय दिस बंगाली स्पीकिंग पॉपुलेशन। उसके बाद हमारे पास ऑटोनॉमी नहीं है, हमारे रिसोर्सेज पर, हमारे लैंड राइट्स पर हमारा कंट्रोल नहीं है। और उसके अलावा सोशियो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी बहुत है। इस सोशियो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी, तो ये पॉइंट तो पूरे इंडिया के लिए ट्रू है, दो, बट नॉर्थ ईस्ट के लिए कुछ ज्यादा ट्रू है। नाउ, फ्रेगमेंटेड इंसर्जेंट्स ग्रुप, इंसर्जेंट्स ग्रुप अपने आपस में इनके फैक्शंस बने हुए हैं, उनके ऑब्जेक्टिव्स, आइडियोलॉजीज, टेरिटोरियल इन्फ्लुएंस अलग है, जो मैंने आपको ऊपर समझाया। तो वही प्रॉब्लम है। तो उसमें आप कोट करेंगे परेश बारवा फैक्शन को, ओके, कि ये अभी भी नेगोशिएटिंग टेबल पर नहीं आए हैं। नाउ, सोशियो इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज, वही सब बातें लिखनी है आपको कि अमीरी गरीबी वाली बातें हैं, ठीक है। देयर इज लैक ऑफ डेवलपमेंट एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल पीपल, ओके। तो अगर आप डेवलपमेंट अच्छे से करते हो, लोगों को एम्प्लॉय करते हो, तो वो डिसुएट करेगा उन युवाओं को कि आप इन रिक्रूटर्स के ट्रैप में फॉल नहीं होना है आपको, राइट। एक्सटर्नल फैक्टर्स, वो भी एक चैलेंज है, क्योंकि देखिए म्यांमार में अब प्रॉब्लम्स और ज्यादा बढ़ रही हैं, क्योंकि वहां पे क्या हो रहा है कि अभी तक से मिलिट्री जनता रूल कर रही थी, तो हम उसके साथ अच्छे से नेगोशिएट करने की, अच्छे रिलेशन बनाए रखने की कोशिश कर रहे थे। हमने सर्जिकल स्ट्राइक भी किया था, तब भी म्यांमार की आर्मी ने कॉपरेट किया था हमें। लेकिन अब ये जनता खुद उलझी हुई है, वहां पर जो प्रो डेमोक्रेसी फाइटर्स हैं, ठीक है, अलग अलग एथनिक ग्रुप्स, वो इस मिलिट्री जनता पे अटैक कर रहे हैं। अभी रिसेंट रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग काफी मिलिट्री वाले जो थे म्यांमार के, वो भाग के इंडिया की तरफ आ गए हैं, राइट। तो हो सकता है कि अब यहाँ के जो इंसर्जेंट्स हैं उनको वहां की मिलिट्री जनता रिक्रूट करना शुरू कर दे कि आइए हमारी तरफ से फाइट कीजिए, ठीक है। तो ये जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, इनको कैसे मैनेज करेंगे वो भी जरूरी है। अगर बांग्लादेश में इलेक्शन होने हैं अभी, अगर बांग्लादेश में एक बार फिर से वो खालिदा जिया की गवर्नमेंट आ गई, वो काफी ज्यादा इन लोगों को सपोर्ट करती है। तो हमें एक्सटर्नल फैक्टर्स को भी ध्यान में रखना होगा इस प्रोजेक्ट को, इस अकॉर्ड को इंप्लीमेंट करते हुए। नेक्स्ट इज चेंजिंग डायनेमिक्स ऑफ द रीजन। सी, चेंजिंग डायनेमिक्स में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इन ये जो इंसर्जेंट ग्रुप्स है ना, इनकी जो लीडरशिप होती है वो कॉन्स्टेंटली इवॉल्व करती रहती है। मैंने आपको ऊपर एक और लीडर का नाम बताया था, पहले वो मेन हुआ करता था, फिर ये दो लोग आ गए, अब इनमें से किसी एक के पास अपर हैंड है आज, कल को किसी और के पास अपर हैंड होगा, राइट। तो ये जो लीडरशिप बार बार इवॉल्व होती रहती है ना, तो फिर बार बार नेगोशिएट ही करते रहेंगे। 2003 में नेगोशिएट किया, 1990s में किया, फिर अब कर रहे हैं। तो ये चीज क्या होता है कि इनफेक्टिव कर देती है इस अकाउंट को, कि लॉन्ग टर्म इंप्लीमेंट कैसे करें फिर हम, अगर बार बार आपकी लीडरशिप चेंज होती रहे, बार बार आपके इन्फ्लुएंस चेंज होते रहे, तो फिर कैसे करेंगे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, कुछ रिपोर्ट्स ये भी कहती हैं कि उल्फा जो है, इट हैज लिंक विद अदर इंसर्जेंट्स आउटफिट इन नॉर्थ ईस्ट लाइक नागालैंड, मणिपुर, एंड ऑल्सो इन म्यांमार, एज वेल एज विद इस्लामिक टेरर आउटफिट्स लाइक हरकत उल जिहाद इस्लामी, ठीक है। इस तरह के इस्लामिक टेरर आउटफिट्स हैं, और इवन अलकायदा, इनके साथ भी इनके रिलेशंस हैं, ये इंटेलिजेंस का कहना है।
राइट। तो आप कह सकते हो कि अगर इंसर्जेंसी को हमें टोटली कर्व करना होगा तो हमें एक होलिस्टिक डेवलपमेंट देनी होगी इनको, दैट इज इनके सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए पॉलिटिकल ऑटोनमी भी देनी होगी, इनके जो हिस्टोरिकल ग्रीवांसेस हैं, हिस्टोरिकल ग्रीवांसेस उनको जेन्युइनली एड्रेस करना होगा, और सभी अलग अलग एथनिसिटी के लोग अपने आप को रिलेट कर सकें, उसके लिए जरूरी होगा हमारे लिए कि हम एक इंक्लूसिव गवर्नेंस प्रोवाइड कर पाए, ताकि कोई भी ये ना सोचे कि एक पर्टिकुलर एथनिसिटी के लोग ही डोमिनेट कर रहे हैं सबको। ओके, इंक्लूसिव गवर्नेंस हो, सिक्योरिटी मेजर्स अच्छे लिए जाएं, टाइट रखे जाए, और जो ह्यूमन राइट्स वायलेशंस वगैरह होते हैं वो कम से कम हो, ठीक है, ह्यूमन राइट्स वायलेशंस ना हो, सिक्योरिटी उतनी बढ़िया तरीके से की जाए, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली देयर शुड बी सस्टेन्ड एंगेजमेंट, सस्टेन्ड एंगेजमेंट। ठीक है, एंगेजमेंट ऐसा नहीं है कि बस इस बार हो गया, अकॉर्ड साइन हो गया तो बस अब छोड़ दो, नहीं, वो जो बाकी के फैक्शन वगैरह और बच गए हैं ना, उनको भी नेगोशिएटिंग टेबल पर लाना जरूरी है। क्लियर? तो ये कुछ 6-7 पॉइंट्स हैं जो समराइज कर सकते हैं हम इस पूरे आर्टिकल को, ठीक है, 4, 5, 6। ऑलराइट, ये आपका एक बनेगा वे फॉरवर्ड, या आप कह लीजिए कि कंक्लूजन। ठीक है, चलिए फर्दर स्टेप्स में और देख लेते हैं कि और क्या किया जा सकता है। तो जो ऊपर मैंने आपके साथ अब तक डिस्कस किया है सब वही है, अब देयर इज नथिंग न्यू। देखिए, डायलॉग एंड नेगोशिएशन इट मस्ट गो ऑन, आगे भी चलते रहना चाहिए। लाइक जैसे पहले जो सक्सेसफुल टॉक हुई ना, अब याद कीजिए 1985 में इंडो मीजो एकॉर्ड, ठीक है, या राजीव मीजो एकॉर्ड भी कहते हैं इसको, राजीव गांधी गवर्नमेंट के टाइम हुआ था। मिजोरम में भयंकर इंसर्जेंसी थी एक टाइम, बट आज मिजोरम सबसे पीसफुल स्टेट है उस रीजन का, अभी तक एटलीस्ट। ओके, काफी पीसफुल स्टेट है। ठीक है, तो उस तरीके के अकॉर्ड साइन किए जाए और उनको उतने अच्छे से इंप्लीमेंट भी किया जाए। उसी तरीके से याद कीजिए कि हमने नागालैंड में भी एनएससीएन, जो कि नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड था, अंडर इसाक मुइवा, ठीक है, एनएससीआईएम, इसके साथ भी हमने पीस टॉक्स शुरू की थी और काफी सक्सेसफुल भी रही है। तो दैट शुड सर्व एज ए मॉडल कि कैसे हमें असम में भी जो इंसर्जेंसी है उसके साथ डील करना है। ठीक है, तो हमारे पास दो मॉडल है, मिजो अकॉर्ड, राजीव मिजो अकॉर्ड, एंड अकॉर्ड विद एनएससीएम आईएम, ओके, दैट इज दिस नागालैंड इंसर्जेंट ग्रुप्स। उसके बाद डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स में वो सारी चीजें आ जाएंगी जो हमने ऊपर देखी, कि फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट मिलते रहना चाहिए, यहाँ के रिसोर्सेज जो भी यूज होते हैं उसका जो डेवलपमेंट बेनिफिट हो वो यहीं के लोकल लोगों को मिले। ऑलराइट, और जो आउटसाइड माइग्रेंट्स का जो इन्फ्लक्स है इसको थोड़ा सा कंट्रोल करने की जरूरत है। देखिए, नो डाउट, डोंट टेक इट पर्सनली, बट नो डाउट कि वेस्ट बंगाल का आज भी जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है ना वो बहुत ज्यादा है। मेरे ख्याल से उसकी पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज्यादा है। तो अब आप एक जगह पॉपुलेशन बढ़ाते जाओ, फिर माइग्रेट होके असम की तरफ आ जाओ कि चलो चलो यहाँ पे काम करेंगे या यहाँ पे टी गार्डन्स में काम करेंगे, तो वो ठीक नहीं है। देखिए, फिर वहां के लोगों को प्रॉब्लम होता है। बाहर से आया मजदूर अगर 200 रुपए में काम कर रहा है तो फिर लोकल को कहा जाता है कि तुमसे क्यों काम लें, फिर हम तुम्हें क्यों 300 पे करें, राइट। तो उस तरह की चीजें होती है, तो इस इन्फ्लक्स को कहीं ना कहीं थोड़ा सा कंट्रोल करने की जरूरत है। नेक्स्ट इज गवर्नमेंट शुड बी इंक्लूसिव, बिकॉज डिसीजन मेकिंग प्रोसेस की जब बात आए तो ऐसा ना हो कि एक पर्टिकुलर जो एथनिसिटी है उसी के लोगों की प्रॉब्लम्स को ही सिर्फ टैकल किया जा रहा है, या वही डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में पूरी तरीके से इन्वॉल्व है। हमें जरूरत है कि डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में जितनी भी लोकल कम्युनिटीज हैं उन सभी को पूरी तरीके से एंगेज किया जाए, ताकि वो ये फील करें दैट वी आर ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। और ऐसा नहीं है कि दो लोग डिसीजन लेकर एक अकाउंट साइन करके हम पे इंप्लीमेंट कर रहे हैं, राइट। सिक्योरिटी मेजर्स, तो यस, लॉ एंड ऑर्डर को और इफेक्टिव करने की जरूरत है, ताकि जो गलत ग्रुप्स हैं, ठीक है, जो लोग के जिनके मोटिव ही गलत है, लाइक एक्सटॉर्शन कर रहे हैं, किडनैपिंग कर रहे हैं, इस तरह के ग्रुप्स के साथ सिक्योरिटी एजेंसीज को हार्शली ही ट्रीट करना चाहिए विद द आयरन हैंड। बट एट द सेम टाइम इट शुड आल्सो कीप इन माइंड दैट ह्यूमन राइट्स वायलेशन ना हो, वरना उससे क्या होगा कि जो लोकल कम्युनिटी उसका और एलिनेशन बढ़ेगा इस तरफ से। ओके, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि हमें जो स्मगलिंग हो रही है, क्रॉस बॉर्डर स्मगलिंग, ठीक है, नेपाल भूटान साइड से, इस स्मगलिंग को डिसमेंटल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, क्योंकि जो भी आर्म्स आते हैं ये स्मगल होकर ही आते हैं इधर उधर से। आर्म्स नहीं पहुंचेंगे तो पीसफुली रहना ही पड़ेगा उन्हें। अरे, रीजनल कोऑपरेशन के लिए ही हमारे पास बहुत जरूरत है कि हम बांग्लादेश हो
या म्यांमार हो, इनके साथ वो कॉपरेशन बना। एंड इवन अब तो नेपाल भी ले लीजिए, नेपाल भी चाइना की तरफ इतना ज्यादा टिल्ट कर रहा है, उसने बेवजह वो काला पानी वाला डिस्प्यूट निकाल लिया कि ये हमारी टेरिटरी है, तो इंडिया के साथ एक लैंड बॉर्डर डिस्प्यूट ओपन कर लिया, ठीक है। वहां की जो गवर्नमेंट है वो थोड़ा सा कम्युनिस्ट के हाथ में ज्यादा है, तो चाइना की तरफ ज्यादा टिल्ट करती है। तो इवन वहां नेपाल की गवर्नमेंट का भी हमें कॉपरेशन जरूरी है अपने यहाँ इंसर्जेंसी हैंडल करने के लिए। बांग्लादेश का भी जरूरी है और म्यांमार का भी जरूरी है, और तीनों में ही थोड़ी सी उथल पुथल मची है, तीनों में ही कहीं ना कहीं हमें थोड़ा सा एंटी इंडिया स्टांस देखने को मिल रहा है आजकल, राइट। इसलिए हमने म्यांमार में क्रिटिसाइज नहीं किया मिलिट्री जनता को, लेकिन उनके खुद के यहाँ की कुछ एथनिक आर्म्स ग्रुप उनके अगेंस्ट लड़ रहे हैं आज। नेपाल में हम लोगों ने थोड़ा ज्यादा ही क्रिटिसाइज कर दिया था, जब उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन लाया तो हमने ब्लॉकेट क्रिएट कर दिया, उनके यहाँ फ्यूल फूड की शॉर्टेज शुरू हो गई, ठीक है। तब से उनका इंडिया के अगेंस्ट थोड़ा एटीट्यूड बदला हुआ है। बांग्लादेश में देयर इज ऑलवेज अ वरी कि शेख हसीना गवर्नमेंट आज नहीं तो कल जाएगी, ठीक है, डेमोक्रेसी में वो होता रहता है। तो ऐसे में जो खालिदा जिया की जो पार्टी है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा कट्टर इस्लामिक है, वो थोड़ा सा इनको एंटी इंडिया ग्रुप्स को ज्यादा सपोर्ट करती है। तो रीजनल ग्रुप के लिए जरूरी है कि हम अपनी डिप्लोमेसी अच्छे से कंडक्ट करें, राइट। नेक्स्ट इज एड्रेसिंग द रूट कॉज। तो रूट कॉज उनका वही है सबसे इंपॉर्टेंट, आसमीज इंडिजिनस आइडेंटिटी, आसमीज इंडिजिनस आइडेंटिटी। राइट। तो अब जब सीए के अंडर में रूल बनाए जाएंगे, ठीक है, और वहां रह रहे कई सारे लाख भी नहीं करोड़ों ही मान लो आप, ठीक है, जब उन सबको वहां की सिटीजनशिप मतलब इंडिया की सिटीजनशिप दी जाएगी और वहां आराम से बिल्कुल एक आम नागरिक की तरह रहना शुरू कर देंगे, तो इनकी जो आइडेंटिटी को जो थ्रेट होगा, ठीक है, वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। बट उसको कंट्रोल करने के लिए पहले से ही हमने रिजर्वेशन दे दिया है उनको अराउंड 96 सीट्स पर, ठीक है। नेक्स्ट इज रिहेबिलिटेशन एंड इंटीग्रेशन। तो अब इन लोगों ने सरेंडर तो किया है, बट उनके जो कार्डर हैं उसमें हजारों लोग हैं, ठीक है, जो ट्रेनिंग लेते थे हथियार चलाने की। तो इनको हम कैसे रिहेबिलिटेट करें और कैसे इनको इंटीग्रेट करें, तो वो जरूरी है कि इनके लिए साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी चाहिए, एज वेल एज वो स्किल्स भी देनी होगी कि इन्हें एक अच्छा एम्प्लॉयमेंट दिया जा सके और इन्हें पूरी तरीके से इंटीग्रेट किया जा सके मेन स्ट्रीम सोसाइटी में। ऑलराइट। तो ये हो गया है हमारा पूरा उल्फा पीस अकाउंट। इसलिए मैं जब आपके साथ न्यूज़पेपर करता हूं तो मैं उसमें आपको कह देता हूं कि मैं इसको सेपरेटली पूरा डिटेल में करेंगे हम लोग। तो इतना सर उस टाइम न्यूज़पेपर में ज्यादा हद से ज्यादा टाइम देना भी ठीक नहीं होता है। नाउ सी लास्टली अगर कंक्लूड करना होगा ना इसको, तो ऑलवेज लीव इट ऑन फ्यूचरिस्टिक नोट, क्योंकि ये फाइनल तो नहीं है, ठीक है। फिर कोई नया फैक्शन इमर्ज होगा, फिर इस तरह की चीजें होंगी, इनके ग्रीवांसेस एड्रेस होने वाले हैं नहीं पूरी तरीके से, तो कोई ना कोई डिससेटिस्फाई हमेशा रहता है एक डेमोक्रेसी में। तो उसी तरीके से दैट यू शुड कंक्लूड योर आंसर दैट इंप्लीमेंटिंग दीज मेजर्स कॉम्प्रिहेंसिवली एंड विद a long term perspective could contribute significantly to reducing and eventually resolving the insurgencies in India's northeast. Right? That should be the way that you should conclude your answer. So I hope you like this session, and अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। Thanks for joining this. Have a great day and keep learning.